नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव वीडियोज में। आज से कुछ दिन पहले हमने एक 350 वाट का पावर इन्वर्टर बनाया था। तो उस वीडियो के कमेंट में काफ़ी लोगों ने बोला था कि इस वाले इन्वर्टर की डीसी सप्लाई जो हमारी 220 वोल्ट डीसी आउटपुट होती है, उसको 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए एक सर्किट बना के दिखाओ। तो आज की वीडियो में वही सर्किट हम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले देख सकते हैं, ये मैं प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ जो हमारा पीसीबी लेआउट है। और काफ़ी लोगों का कमेंट था कि कौन से प्रिंटर से ये जो हमारा डायग्राम या पीसीबी लेआउट है वो निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल फोटोकॉपी प्रिंटर होता है, जो हमारा लेजर प्रिंटर बोलते हैं जिसको, उससे मैं प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ। और जो पेपर मैं यूज में ले रहा हूँ वो हमारा ग्लोसी फोटो पेपर है, मतलब जिस पे हमारा इंसुलेटेड या लेमिनेटेड पेपर भी बोल सकते हो। डायरेक्ट जो हमारा A4 साइज फोटोकॉपी पेपर होता है उस पर प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो हमारा प्रिंट आउट इस पे नहीं आएगा पीसीबी पे। और पीसीबी बनाने की वीडियो मैंने अपने चैनल पे कुछ दिन पहले डाल दी थी, कंप्लीट प्रोसेस के साथ में। किस प्रकार से मतलब आपको सर्किट जो डायग्राम या लेआउट है वो पीसीबी पे उतारना है, फिर उसको कॉपर को एक्सेस कॉपर को हटाना है। तो सारी प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बता दी थी, लेकिन छोटा मोटा मैं आपको इसी वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। अगर आपको पूरी प्रोसेस देखनी है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरी 3 से 4 वीडियो पहले जो मैंने डाली है वो सीरीज़ वहाँ से पूरी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पाँचवा या चौथा या पाँचवा वीडियो है, जिसमें कि हमने इन्वर्टर से डीसी से एसी में कन्वर्ट करेंगे, 220 वोल्ट डीसी से 220 वोल्ट एसी में। तो मैंने जो प्रिंट आउट है वो हमारी पीसीबी पे निकाल लिया है। और जहाँ पर हमारा प्रिंट आउट ना आए वहाँ पर आप परमानेंट मार्कर या जो नेल पॉलिश होती है उससे जो हमारा ट्रैक है उसको कंप्लीट कर सकते हो, वरना वहाँ से हमारा जो कॉपर है वो इचिंग के टाइम पे हट जाएगा। ठीक है, अभी देख सकते हैं ये हमारा सर्किट डायग्राम, जो हमारा सर्किट डायग्राम या पीसीबी लेआउट जो भी है यहाँ पर है, जिसपे हमारी कंपोनेंट डिटेल लिखी गई है। और ये पहले बता दूँ, ये मेरा सर्किट डायग्राम नहीं है, ये मैंने पूरा डिज़ाइन खुद ने नहीं किया है। ये मेरे को गूगल से मिला था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद में ये मेरे को सर्किट मिला, जो कि काफ़ी थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक काम करता है। बाकी जितने भी सर्किट देखे उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, मतलब मॉस्फेट तुरंत उड़ जा रहे हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीसीबी रेडी कर ली है, क्योंकि मेरी जो इसकी बनाने के टाइम या कंपोनेंट सोल्डरिंग के टाइम जो मेरी इसमें मतलब जो मैंने वीडियो शूट किया था वो सारी फाइल पूरी करप्ट हो गई थी, इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ से दोबारा शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने IRZ 840 मॉस्फेट यूज में लिए हैं, जो अराउंड 8 एम्पेयर और 500 वोल्टेज पर काम करते हैं। और अराउंड 400 450 वाट तक ये लोड हैंडल कर सकते हैं 220 वोल्ट एसी पे। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा हाई वोल्टेज साइड और मॉस्फेट को, सॉरी, हाई वोल्टेज साइड और आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑटो कपलर वगैरह भी लगाए हैं, वो आपको सारा सर्किट डायग्राम में मिल जाएगा। अभी इस डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ पर दो जो हमारे बोल सकते हैं कैपेसिटर है उसकी वैल्यू नहीं लिखी गई थी। तो यहाँ पर 10 माइक्रोफेरेड और हमारा 25 वोल्टेज या 50 वोल्टेज का कोई भी आप कैपेसिटर लगा सकते हो। दोनों 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर है, और बाकी सारी कंपोनेंट्स की डिटेल लिखी गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में या और कमेंट्स में पिन कर दूंगा इसकी सर्किट डायग्राम, और जो पीसीबी लेआउट है उसकी लिंक वहाँ पर डाल दूंगा। बाकी जो मैं यहाँ पर लिखा मैंने, मतलब हाथ से जो सर्किट डायग्राम वगैरह जहाँ पर पीसीबी के कंपोनेंट्स वगैरह की लिखी गई है, लिखे हैं सर्किट डायग्राम पे, तो आप वहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा पीसीबी पे, मतलब इसमें हम पहले चेक करेंगे डीसी सप्लाई आउट इनपुट देके कि हमारा ये एसी में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली ये एज ब्रिज जो हमारा इन्वर्टर सर्किट है, तो यहाँ पर हम मॉस्फेट जो है लो वोल्टेज मॉस्फेट डाल के इसको एज ए इन्वर्टर सर्किट भी यूज में ले सकते हैं, जिससे कि हम ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज आउटपुट में ले सकते हैं। उसकी भी हो सके तो वीडियो आगे बना दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ऊपर वाला रेड वाला पॉइंट है, वहाँ से हमको इसमें एसी सप्लाई इनपुट देनी होती है जो कि हमारी हाई वोल्टेज साइड हो। और जो हमारी आईसी है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी, उसके पास में जो हमारे पॉइंट्स है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, वहाँ पर हमको डीसी सप्लाई देनी होती है 10 वोल्ट से लेके 13 या 14 वोल्टेज तक, जो कि हमारी आईसी को सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा इसको हम 12 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब अराउंड 500 वोल्टेज तक इसमें इनपुट दे सकते हैं हम जो हमारे मॉस्फेट के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको मल्टीमीटर को पहले एसी मोड पर कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर जैसे मैं इसको सप्लाई दूंगा मॉस्फेट के द्वारा, तो ये स्विचिंग करके इसको अराउंड 13 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि अभी हमने इसकी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं की है, इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है, इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी सेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर 50K का पोटेंशियोमीटर दिया गया है। अभी मॉस्फेट्स के साथ में मैंने हीट सिंक कनेक्ट कर दिया है, और ये हीट सिंक डायरेक्ट मॉस्फेट से टच नहीं है, यहाँ पर बीच में इंसुलेशन मैंने दिया है।
आप देख सकते हो जो हमारा नट बोल्ट है उसके बीच में मैंने रबर वाशर और मॉसफेट और हीट सिंक के बीच में मैंने जो माइका सीटा वो इसमें लगाई है, ताकि मॉसफेट हमारे डायरेक्ट हीट सिंक के साथ में कनेक्ट ना हो, क्योंकि चारों मॉसफेट के ड्रेन अलग अलग है, आसपास में शॉर्ट होते नहीं है। दो मॉसफेट के ड्रेन आपस में शॉर्ट है, लेकिन उसके लिए हम पीसीबी पे मतलब जो हीट सिंक पे उस पर कनेक्ट नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते, वरना हाई वोल्टेज हमारी हीट सिंक पे भी आ जाएगी, क्योंकि मॉसफेट नंबर 2 और 4 जो है उसकी ड्रेन पे ही हमारा आउटपुट वोल्टेज निकलती है, 220 या जितनी भी वोल्टेज हमको लेनी होती है। तो सबसे पहले मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको इसकी फ्रिक्वेंसी सेट करके दिखाता हूँ। अभी मेरे पास ऑसिलोस्कोप नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है उसके द्वारा इसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर रहा हूँ माइक डाटा सोर्स से इनपुट देके। लेकिन ये आपको इसका मैं प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा किस प्रकार से आपको इसको बनाना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हो एक तरीके से जुगाड़ ही है, क्योंकि मेरा ऑसिलोस्कोप मैंने ऑर्डर किया था, मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया था, इस वजह से मैं इसको मुझे वीडियो तो डालनी थी, इसलिए मैं इसको काम में ले रहा हूँ जुगाड़ को। और जो जैक है हेडफोन जैक उसमें कुछ रजिस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपका मोबाइल वगैरह इससे ख़राब हो जाए, तो कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं है। बस ये एक जुगाड़ ही समझ लो जब तक मेरा ऑसिलोस्कोप ना आ जाए। और यहाँ पर वेव फॉर्म ये अच्छे से चेक नहीं कर पाता है, ये सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट दे देगा। वेव फॉर्म इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड आती है, क्योंकि ये जो वायर्स है ये प्रॉपर इंसुलेटेड नहीं है। अभी यहाँ पर देख सकते हो ये वेव फॉर्म वगैरह यहाँ पर सही आ नहीं रही है, फ्रिक्वेंसी भी सही नहीं आ रही है। पहले मेरे को भी इसका नहीं पता चला था, लेकिन जो मैं बैकग्राउंड में जो पेपर यूज में ले रहा हूँ नीचे, ब्लैक पेपर, उसकी जो इंक है वो कंडक्टिव है, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस बन रही है। और जैसे ही हमारा सर्किट उससे टच हो रहा है पीछे पेपर से, तो कुछ रेजिस्टेंस के मतलब कॉन्टेक्ट आने की वजह से हमारी जो आईसी है वो प्रॉपर स्विचिंग नहीं कर पा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आ रहा है। इस वजह से मेरा जो इसमें कुछ मॉसफेट्स भी जल चुके हैं पिछले कई वीडियोस में, मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि ध्यान मैंने इसलिए दिया नहीं था। लेकिन अभी ऑसिलोस्कोप मतलब जो भी मैं इस काम में ले रहा हूँ मोबाइल वगैरह ऑसिलोस्कोप के रूप में, तो यहाँ पर वेव फॉर्म से इसका पता चल जाता है। और जो फ्रिक्वेंसी है हम जो हमारा 50K का पोटेंशियोमीटर है उसको वेरियस घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे जितनी भी हमको करनी है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर इसको 50 हर्ट्ज पे सेट करूँगा, क्योंकि हमारा जो घर पे लोड होता है वो अराउंड 50 हर्ट्ज पे ही काम करता है, कभी किसी कंट्री में 60 हर्ट्ज पे भी करता है, लेकिन हमारा जो वर्किंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज ही है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो आपका इंडक्टिव लोड नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन उसमें हमिंग नॉइस आएगी, या फिर चलेगा तो बहुत ज़्यादा करंट लेगा और हो सकता है आपका मॉसफेट भी जल जाए। और पहले ही बता दूं इस वाले सर्किट में थोड़ी हीटिंग इश्यूज़ है, अभी भी ये 100% परफेक्ट सर्किट नहीं है। अगर आपके पास सजेशन हो कमेंट्स में आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, मुझे नहीं पता, सच बोल रहा हूँ, इस वाले सर्किट में क्या अभी प्रॉब्लम है। जब तक मेरे पास ऑसिलोस्कोप नहीं आ जाता तब तक मैं इसको चेक नहीं कर सकता। हो सकता है मॉसफेट की जो ड्राइव आ रही है उसमें कुछ डिस्टोर्शन हो या फिर ड्राइव प्रॉपर ना हो, तो कुछ दिन मेरे को लगेंगे इसको चेक करने में। लेकिन काम कर रहा है ये सर्किट, थोड़ी हीटिंग इश्यूज़ हो रही है इसमें, मॉसफेट हीट हो रही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि ये आपकी मॉसफेट एक दो बार ख़राब हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, हो सकता है आपका एक बार में चल जाए, हो सकता है आपके IRF Z44 जो IRF 840 मॉसफेट है वो भी उड़ जाए। मॉसफेट नंबर 2 और 4 की बात कर रहा हूँ, वहाँ जहाँ से हमारी हाई वोल्टेज इनपुट आउटपुट निकलती है, वो मॉसफेट कुछ ज़्यादा हीट हो रहे हैं, इसमें कुछ इश्यूज़ है सर्किट में, थोड़े हीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो रहे हैं, नो लोड करंट पे हीट हो रहे हैं, बाकी हम लोड डाल रहे हैं तो थोड़े बहुत हीट हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा हीटिंग इसमें आनी नहीं चाहिए। और इंसुलेशन के लिए अभी मैं जो कॉपर क्लेड पीसीबी है उसका बैक साइड में यूज़ में ले रहा हूँ, ताकि वापस हमारा जो सर्किट है वो डायरेक्ट हमारी जो इंक वाला पेपर है उसके कॉन्टेक्ट में ना आए, और आगे आने वाले वीडियोज़ में इसका ध्यान भी रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इंडक्टिव लोड के लिए यहाँ पर 110 वाट का जो हमारा टेबल फैन है वो यूज में ले रहा हूँ। ये काफ़ी पुराना टेबल फैन है, अराउंड 20 से 25 साल पुराना टेबल फैन है, मुझे भी नहीं पता कितना पुराना है, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इतना पुराना तो मैक्सिमम मिनिमम है ही। और जो हमारी इनपुट सेक्शन है जहाँ पर हम इसको सप्लाई देंगे 12 वोल्टेज की, तो उसके लिए मैं 2 लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज को पैरेलल में करके यूज में ले रहा हूँ, ताकि हमारा करंट इसमें डिवाइड हो जाए और जो हमारा BMS वगैरह उसमें लोड ज़्यादा ना आए। तो भी देख सकते हैं इसकी एसी आउटपुट हम चेक करेंगे कितनी आउटपुट हमको एसी दे रहा है, क्योंकि हमने इसको 12 वोल्ट पे पहले चेक किया था, अभी हम इसको 220 वोल्ट पे चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड 220 या 224 वोल्टेज इसमें आउटपुट है। और जो हमारा मेन इसमें जो फीडबैक सिस्टम है वो हमारा इनपुट इन्वर्टर में है, जो हमारा डीसी इन्वर्टर है पहले वाला सर्किट। इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, इसकी स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बना के रखी है, जहाँ पर इसकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से लेके पूरा इसका डाटा शीट सब कुछ आपको बताया है डिटेल में, ठीक है। तो उसको आप वेरिएशन कर सकते हो, और उसमें फीडबैक सिस्टम है, जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो वो वाला सर्किट उसको वोल्टेज को अप कर देगा, ठीक है।
और उसकी मैंने कुछ जो मॉस्फेट है वो भी चेंज कर दिए हैं। मुझे IRF जो 3205 है वो मॉस्फेट मार्केट में मिल गए थे, इसलिए मैंने वो वाले मॉस्फेट इसमें डाल दिए हैं। और इस वाले ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। जहाँ पहले मैंने इसमें 3+3 टर्न इनपुट में दिए थे, तो यहाँ पर मैंने 4+4 टर्न कर दिया है। और आउटपुट के जो 90 टर्न थे वो मैंने 90 टर्न ही रखे हैं। आप 85 टर्न भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी फीडबैक सिस्टम कनेक्ट करने के बाद में, कि मॉस्फेट पर ड्राइव थोड़ी कम बन रही थी। इस वजह से मॉस्फेट हीटिंग जनरेट कर रहे थे, मॉस्फेट थोड़े हीट हो रहे थे। तो आप ये तरीका भी लगा सकते हो, जो आउटपुट में हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग थोड़ी कम कर दो, तो थोड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी देख सकते हैं हमने इंडक्टिव जो हमारा फैन है वो कनेक्ट कर लिया है। और ये 110 वाट का फैन है। इसकी वाटेज मैंने पहले चेक करी थी, जो हमारा पावर इन्वर्टर की टेस्टिंग है उसमें मैंने आपको चेक करके बताया था। तो अभी देख सकते हैं इस वाले जो इंडक्टिव फैन है उसको हम इसके साथ में चला के चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा इंडक्टिव फैन चल पाता है या नहीं चल पाता है। क्योंकि जनरली हमारा DC लोड पे हमारा बाकी सारा लोड चल जाता है, बस इंडक्टिव लोड नहीं चल पाता है। तो उसके लिए हमको AC की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो इंडक्टिव फैन है वो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है पूरी स्पीड के साथ में। और इसमें हमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लो नॉइस है इसमें, नॉइस इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही है। स्क्वायर वेव है फिर भी इतनी ज़्यादा नॉइस क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है इसमें वोल्टेज जो स्पाइक है वो इतनी ज़्यादा ना हो, इस वजह से इसमें नॉइस क्रिएट नहीं हो रही है। पुराने वाले जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है इसकी जो आउटपुट है और इसकी नॉइस भी। तो पहले इस वाले फैन को रोक देता हूँ और वापस आपको चला के दिखा देता हूँ, और फिर आपको उसकी आउटपुट वोल्टेज भी दिखाऊंगा कि लोड के ऊपर इसकी कितनी आउटपुट वोल्टेज है, या फिर स्टेबलाइज है या नहीं है आउटपुट वोल्टेज हमारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फैन अच्छे से चल रहा है। और अभी फिर से बता दे रहा हूँ, ये परफेक्ट सर्किट नहीं है। अगर आपको बनाना है, आपको टेस्टिंग करनी है, अगर आप सुधार कर सकते हो तो आप बना सकते हो। बाकी इसमें वो हीटिंग इश्यूज़ है, थोड़े हीटिंग इश्यूज़ है। जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर लेता तब तक कुछ कह नहीं सकता कि आप इस सर्किट को कंफर्म बना सकते हो, यूज़ में ले सकते हो रेगुलर या नहीं। बाकी करंट ड्रॉ इतना ज़्यादा नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है। अराउंड 90% से ऊपर इसकी एफिशिएंसी आ रही है, जहाँ तक मैंने इसको टेस्ट किया इनपुट में, जो वेरिएबल पावर सप्लाई से वोल्टेज जो हमारी वोल्टेज देखे, तो उसमें जो करंट ड्रॉ हो रहा है या वाटेज ड्रॉ हो रही है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। अराउंड 90% से ऊपर एफिशिएंट जा रहा है हमारा इन्वर्टर इस वाले सर्किट के साथ में भी। फिर भी इस वाले मॉस्फेट में, इन आउटपुट मॉस्फेट में कुछ हीटिंग इश्यूज़ हो रहा है। तो हो सकता है ड्राइव जो है वो प्रॉपर ना आ रही हो, या फिर ड्राइव में कुछ डिस्टॉर्शन हो, वेरिएशन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एक बार ऑसिलोस्कोप मेरे पास आ जाए उसके बाद में प्रॉपर इसकी टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इसमें कुछ इश्यू है, या फिर हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है आपको जल्दी इसका मैं प्रॉपर एक सर्किट बना के भी दे दूँ, थोड़ा अलग से डिज़ाइन करके, मतलब पीसीबी लेआउट वगैरह थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइन करके, क्योंकि इस वाले सर्किट में हम हीट सिंक बड़ी वाली नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें पीछे कैपेसिटर वगैरह कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर रही है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो इंडक्शन फैन है वो अच्छे से चल रहा है, अराउंड 110 वाट का। तो सीलिंग फैन हमारा 70 वाट का इजीली इस पर चल जाएगा। और अगर इस वाले अभी ड्राइव चेक कर सकते हो, हमारे जो फोर्थ और सॉरी जो सेकंड और फोर्थ जो मॉस्फेट है उस पर हमारे 4 वोल्टेज के आसपास ड्राइव है, और जो फर्स्ट और थर्ड मॉस्फेट है उस पर 110 वोल्टेज के आसपास ड्राइव है। मतलब जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है उसकी हाफ एक मॉस्फेट पर ड्राइव आ रही है। मतलब 220 या 230 वोल्टेज अगर हमारी आउटपुट है, तो 110 से 115 वोल्टेज के आसपास आउटपुट ड्राइव आएगी एक नंबर और 3 नंबर मॉस्फेट पे। इसीलिए यहाँ पर ऑप्टो कपलर यूज में लिए गए हैं, जो हमारे PC 817 ऑप्टो कपलर है, ताकि हमारा मॉस्फेट साइड, मॉस्फेट की गेट साइड और जो हमारा IC है वो सेपरेट रह सके। उसमें आइसोलेशन बोल सकते हैं, बीच में आइसोलेशन के लिए, जिससे कि हमारा जो IC है वो डैमेज ना हो, वरना हाई वोल्टेज से हमारी IC भी डैमेज हो सकती है। और जो IRF 840 मॉस्फेट है उसकी गेट टू ड्रेन वोल्टेज जो रेटिंग है वो भी अराउंड 500 वोल्टेज है, और गेट टू सोर्स वोल्टेज भी 500 है। तो इतनी ज़्यादा जो हमारी सॉरी बोल सकते हैं गेट वोल्टेज है उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी वोल्टेज आती ही है, हमारे जो कन्वर्टर सर्किट वगैरह होते हैं उसमें इतनी वोल्टेज ही आती है, तो ये इश्यूज़ नहीं है कुछ भी। और बाकी इसका परफेक्ट सर्किट अगर मैं बना पाया तो आपको ज़रूर इसका वीडियो दे दूंगा, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे कहीं पे भी एक परफेक्ट सर्किट मिला नहीं है अभी तक इसका। साइन वेव का आपको बहुत ज़्यादा सर्किट मिल जाएगा, लेकिन स्क्वायर वेव के लिए आपको सर्किट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको जल्दी ही मैं इसका सर्किट बना के दे दूँ।